और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश सिंह जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है राजेश जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत है अशोक जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निरंजन पोद्वार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है निरंजन जी आपका। सभी मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले निरंजन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। निरंजन जी, 2012 के बाद देखा जाए कि मायावती किसी बाई इलेक्शंस में आई हैं, क्योंकि देखा जाता है कि उपचुनाव में बीएसपी हमेशा दूरी रहती है, बीएसपी बाई इलेक्शंस में नहीं आती है, ना के बराबर उनका होता है। मायावती ने ऐलान कर दिया कि बहुजन समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को में मैदान में उतरेगी, जिसको लेकर तैयारियां उनकी शुरू हो गई हैं। 3 नामों का उन्होंने मंजूरी भी दे दी है। तमाम अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। मायावती का उपचुनाव के रण में कूदना किसके लिए नफा हो सकता है, किसके लिए नुकसान हो सकता है, किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से आपने कहा, थोड़ा सा इनको आ रहा है। हाँ सुनील जी, जैसे आपने कहा कि मायावती जी जो है उनकी बहुजन समाज पार्टी उपचुनावों के अंदर भागीदारी नहीं करती है। तो मेरा यह मानना है कि जब जब मायावती जी भागीदारी करती है अपनी सोची समझी रणनीति के तहत करती है। आपने देखा होगा आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के अंदर मायावती जी ने भागीदारी करी थी, तो वहां पे उसका क्या परिणाम आया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वहां पे अपना एक कैंडिडेट उतारा और उसके बाद में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। मैं बात कर रहा हूँ उपचुनाव की। तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए, जब मायावती जी चुनाव में आती है तो जो एक बहुजन वोट है या यूं कहेंगे दलित वोट है, उनका जो एक बड़ा जो अपना वोट बैंक उनका जो है उनके साथ मायावती जी के साथ जुटता है। और जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा कि दलित वोट कहीं ना कहीं समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा भाग समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा, तो उसको लेकर के ऐसा लगता है कि मायावती जी अगर उपचुनाव के अंदर भागीदारी करती है, इनकी पार्टी भागीदारी करती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गठबंधन को ये नुकसान पहुंचाएंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो वोट बैंक चाहे अल्पसंख्यक वोटों की बात करें या जो दलित वोटों की बात करें, उसके अंदर जो एक बंटवारा होता है वो कहीं ना कहीं जो एंटी बीजेपी वोट है उसका बंटवारा होता है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित रूप से मिलता है। अब बाकी अब देखने वाली बात है कि ये भागीदारी तो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेशन करने की बात तो कह रही है, उसके अंदर ये शक्ति कितनी लगाती है, क्योंकि हम एक चीज और देख रहे हैं कि मायावती बहुजन समाज पार्टी के अंदर अब पीढ़ी परिवर्तन भी हमें नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले जो लोकसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद को इन्होंने कोऑर्डिनेटर और समझ लीजिए नंबर 2 की भूमिका में लेके आए, उसके बाद भी चुनाव के दौरान उनको वहां से हटा दिया और उसके पश्चात चुनाव के परिणाम आने के बाद में दोबारा से इन्होंने आकाश आनंद को वो जिम्मेदारियां दे दी, बल्कि यूं कहें कि पहले से ज्यादा ही उनका कद बढ़ा दिया। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मायावती जी को ये चीज दिखाई दे रही है कि अब पीढ़ी परिवर्तन, यानी कि जैसे शरद पवार जी कहते थे कि रोटी पलटने का समय आ गया, तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से आकाश आनंद जैसे फ्रंट फुट पे खेलने के आदि है या फ्रंट फुट एग्रेसिव अपने जो राजनीति है उसके अंदर एक एग्रेसिवनेस उनके अंदर दिखाई देती है, तो निश्चित रूप से उसी चीजों के रणनीति के तहत मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय लिया कि हम विधानसभा उपचुनावों के अंदर हम इनके अपनी भागीदारी करेंगे और उपचुनावों के अंदर हम कितनी वो ताकत लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, कितना उनको वोट मिलता है, अपने आप को दोबारा से रिवाइव करने का कितना वो प्रयास करते हैं, ये सारी की सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। ठीक है। निरंजन जी, देखा जाए जनता के हितों को लेकर कोई नहीं आता है। उधर वो सवाल उठा रहे हैं कि आपने जो अयोध्या में गैंगरेप 12 साल की बच्ची के साथ हुआ, 2.5 महीने तक वो 60 साल का बुजुर्ग एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप करता रहा, प्रेग्नेंट हो गई और एक बेचारी SC/ST थी, उसके बाद वोट के समय संविधान आरक्षण ये सारी बात करती गई, लेकिन मोहित खान को लेकर कोई स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी नहीं दे रही। बीजेपी पे से तमाम सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कह रही है कि नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, DNA टेस्ट की समाजवादी पार्टी बात कर रही है, तमाम ऐसी बात कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इनके घर में ही सिर्फ होली चल रही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम सवाल एक दूसरे पर उठाए जा रहे हैं। इसमें जनता पिसती है। निरंजन जी,
चाहे महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे पेपर लीक के मामले को लेकर हो, और चाहे इस रेप में इस प्रकार की घटनाओं को लेकर हो। वोट बैंक का इस्तेमाल करके पार्टियां अपने अपने नुमाइंदों को जिताती हैं, लेकिन जनता के हितों को लेकर ग्राउंड पर देखा जाए तो तस्वीर कोई साफ नहीं हो पाती है। देखिए सुनील जी, ऐसा है, कोई आदमी ये चीज सोचे कि भाई देश की जनता है या पब्लिक जो है वो बहुत नासमझ है या यूं कहीं की पब्लिक बेवकूफ है। कई बार हम ऐसा स्टेटमेंट सुनते भी हैं कि जनता को मूर्ख बना दिया, जनता को बेवकूफ बना दिया। तो मेरा ये मानना है कि जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो चीजों को समझती भी है, जानती भी है। जिस तरीके से आपने चर्चा की, निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि जो एक कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है तो उससे जो अपेक्षाएं जनता की होती है वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। यानी कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि ये दिल मांगे मोर, यानी कि जितना आप कर रहे हो, और कहीं ना कहीं जो उससे पहले, उस शासनकाल से पहले जो शासनकाल था, वो लोग उसके लिए लोग अविस्मरणीय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें उपचुनावों की, तो सुनील जी आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ा डेंट लगा, उसके अंदर अगर आप ये सोचें कि एक ही कारक था, तो मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि राजनीति में हर बार 2-2-4 ही नहीं होते। चुनावी राजनीति में कई बार 2-2-4, 2-2-5 भी होते हैं और कई बार 2-2-3 भी होते हैं। तो जिस तरीके से 2024 के जो पूरे के पूरे लोकसभा चुनावों का सिनेरियो हमने बड़ी नजदीकी से और बड़ी ध्यान लगा करके, टकटकी लगा करके हमने देखा है, उसके अंदर कई से फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं अब इन उपचुनावों के अंदर शायद वो फैक्टर इनसे परे हो जाए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत भी जारी है। उन चीजों के अंदर सबसे बड़ी बात तो, एक तो जिस तरीके से अभी भी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि जो छुट्टा पशुओं का मुद्दा है, कहीं ना कहीं जनता के अंदर वो बहुत बड़ा रिएक्शन कर रहा है। जो ग्रामीण है, ग्रामीण करके देखेंगे तो वो इससे बहुत ज्यादा परेशान है सुनील जी। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछले 7 वर्ष में इस छुट्टा पशुओं के मुद्दे के ऊपर चर्चाएं तो कई बार हुई, वायदे भी कई बार हुए, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान निकल नहीं पाया, पहली बात। और दूसरी बात, जो जिस तरीके से पेपर लीक का मामला आया और अभी जो एक समझ लीजिए चुनाव परिणामों के बाद में कुछ अप्रिय घटनाएं घटी, चाहे वो, तो इनसे भी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इस बात की बात करूं तो जो समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरीके से अपने आप को एक हिंदू हितैषी बात करने लग गए थे, चाहे विष्णु मंदिर की बात करने लग गए थे, या जो तमाम गठबंधन एक ऐसा लगने लग गया था कि भाई जैसे किसी भी प्रकार से हिंदू मतों को हमें नाराज नहीं करना। चुनाव परिणाम आने के बाद में एकाएक, और आप ये देख लीजिए जिस तरीके से अब इनका एकदम ये अपने पुराने जो इनकी जो एक पहचान हुआ करती थी एम बाई फैक्टर वाली, कहीं ना कहीं उसी स्वरूप में ये अब अपने आप को प्रदर्शित करने लगे। जिसका उदाहरण अभी यहाँ पे, जिसका विवरण ये बता भी चुके हैं कि अभी बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं घटी है, इसके ऊपर एक शब्द नहीं। अयोध्या के अंदर जो चीज है वो आज भी महानगर अध्यक्ष बना हुआ, वो नगर अध्यक्ष बना हुआ है, उसको अभी भी कहीं, मतलब इतनी बड़ी घटना घटने के बाद में भी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक रूप से कोई उसके ऊपर निरंजन जी, सुनील जी 10-20 सेकंड और अगर दे सकते हैं तो 1-2 बात और कहना चाह रहा था। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए जनता सारी चीजों का, आपको मैं बताऊं, अनुमान लगाती रहती है। और दूसरी तरफ आपको मैं एक चीज और बताऊं सुनील जी, कि अगर ये कहते हैं कि ये जो आरक्षण वाला या पीडीए वाला या ये जो आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे, ये मुद्दा, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इसी मुद्दे के ऊपर सारा का सारा चुनाव हुआ, इसी मुद्दे के ऊपर सारा का सारा परिणाम आया। मैं वो इसलिए नहीं इस चीज से सहमत हूं क्योंकि देखिए आरक्षण और जिसको कहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी संख्या तो उड़ीसा के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में, फिर वहां भारतीय जनता पार्टी को इतनी अनपेक्षित सफलता कैसे मिली? अगर इन वर्गों की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर ये क्लीन स्वीप हो गया, गुजरात के अंदर भी लगभग समझ लीजिए एक सीट छोड़ करके सारी सीटें जीते, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। यानी कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। तो क्या वहां पे ये एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग नहीं है? तो मतलब उनके अंदर ये र्यूमर नहीं फैला था कि हमारा, लेकिन सर निरंजन जी वो बात हम मानते हैं, एससी एसटी वाली आप मान लेते हैं, लेकिन सर बाई इलेक्शंस में मुद्दे अलग हैं।
और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। बाई इलेक्शंस को हम कंपेयर नहीं कर सकते लोकसभा से। लोकसभा में जनता जो वोट करती है वो अलग मुद्दों पर करती है, बाई इलेक्शंस में अलग होते हैं। ये सवाल मेरा आपसे कि जनता के इस बार मुद्दे चेंज होंगे, थॉट्स चेंज होंगे, व्यूज चेंज होंगे जब वोट को कास्ट करेंगे अपना, इन सारी बातों को देखेंगे। और इसमें एक सवाल मैं और आपसे जोड़ना चाहता हूं कि आखिरकार मायावती जो कि बाई इलेक्शंस में बहुत ही कम, ना के बराबर निकलती थी, अचानक से जो 10 की 10 सीटों में आने का प्लान, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से आज मायावती जी राजनीतिक रूप से सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं, या यूं कहें कि उनका राजनीतिक अस्तित्व की वो लड़ाई लड़ रही है। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीधा 2027 के चुनाव में अगर वो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको अपना एक, जिसको कहते हैं अपना एक टेस्ट करने का, उनको ये उपचुनाव, उनके पास एक समय होगा। और आकाश आनंद, जैसे मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर पीढ़ी परिवर्तन की और बहुजन समाजवादी पार्टी चलती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये उपचुनाव में निकल करके मायावती जी कहीं ना कहीं इस बार आकाश आनंद के ऊपर बड़ा दाव खेलने की सोच रही है। और अगर इन चुनावों के अंदर इन्होंने मान लीजिए 1-2 सीट निकाल दी और या यूं कहें कि अपने मत प्रतिशतों के अंदर बढ़ोतरी करनी, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए 2027 के जो लोग विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश होंगे उसके अंदर मायावती जी अपना एक भारी भरकम टैग के लिए दावेदारी कर सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि उपचुनावों के अंदर मुद्दे अलग होते हैं, निश्चित रूप से सुनील जी उपचुनावों के अंदर आपको यही चीज भी समझनी पड़ेगी कि एक तो किसी भी सरकार की, चाहे केंद्र की सरकार कहूं चाहे राज्य की सरकार कहूं, इन चुनावों से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, इसके अंदर केवल एक, जिसको कहते हैं कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक संदेश जाता है या यूं कहें कि एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो एक बड़ा है। और एक सबसे बड़ी बात, आगामी चुनावों के लिए नैरेटिव क्या गढ़ा जाता है। लेकिन इसके अंदर समाजवादी पार्टी की बात करें तो देखिए, चुनाव अगर उनके अपेक्षित आए तो वो ये कहेंगे कि जी हमने ऐसे कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया, ये सब कर दिया। लेकिन अगर चुनाव इनके अनपेक्षित आए तो उस समय इनके पास एक सीधा सा रास्ता है कि जी प्रशासन जो है उसने जो ये सारा का सारा चुनाव प्रभावित कर दिया, डीएम ने प्रभावित कर दिया, पुलिस ने प्रभावित कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि उपचुनावों के अंदर मुद्दे जो है वो लोकल, स्थानीय स्तर के हो। लेकिन इन चीजों के अंदर आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से मत प्रतिशत बहुत न्यूनतम स्तर पे रहता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सबसे बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि उपचुनाव के अंदर जिस सीट के ऊपर चुनाव हो रहा है वहां भी जनता कमोबेश, आप ये समझ लीजिए, वोट देने के लिए नहीं निकलती। आमतौर पर उपचुनाव में आप ये देखेंगे। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा मतों को मत पेटी तक लेके जाए या ईवीएम तक लेकर के जाए, तब जाकर के मेरे हिसाब से इन चुनावों को सही दिशा में भारतीय जनता पार्टी लेके जा सकती है। ठीक है, इस पर चर्चा करो। निरंजन जी, देखा जाए बाई इलेक्शन को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन एक बात और इसमें बहुत मजेदार ये है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा था बीजेपी में अलग अलग सुर निकलकर आ रहे थे कि पार्टी से बड़ा संगठन है, ये है, वो है, अलग अलग बातें, तमाम मीटिंग्स होती थी डिप्टी सीएम का, वहां पर ना जाना सीएम की मीटिंग्स में। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी टॉनिक बनाई है, एक ऐसी मेडिसिन बनाई कि हर क्षेत्र बांट दिए, जाइए अपने अपने क्षेत्रों में लग जाइए और जो आउटपुट रिजल्ट आएगा क्षेत्रों का उसके बाद 2027 में डिसाइड होगा। ये अच्छी टॉनिक दी ना उन्होंने। देखिए निश्चित रूप से सुनील जी, हम चुनावों की बात करें और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 छत्रपों यानी स्वयं योगी आदित्यनाथ जी तथा और 4 छत्रपों को 2-2 सीटें उनकी जिम्मेदारी लगा दी। और जिस तरीके से योगी जी ने 2 सीटें मिल्कीपुर, जो अम्बेडकर नगर की जो दूसरी वाली सीट है, ये दोनों सीटें जो कठिन सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जाती है, समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें मानी जाती है, यानी कि कठिन मोर्चा जो है वो स्वयं उन्होंने अपने नेतृत्व के अंदर उसको संभाला। और आज जिस तरीके से वो लगातार अयोध्या का दौरा हम देख रहे हैं जी, चुनाव लगातार तीसरा दौरा कल उन्होंने जी अयोध्या का दौरा लगातार कर रहे हैं, मिल्की पुल पर नजर बनाए हुए हैं, अम्बेडकर नगर पर नजर बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी कसक इस बात की है, जो फैजाबाद हारे लोकसभा में, वो चाहते हैं कि बाई इलेक्शंस में मिल्कीपुर जीत कर उसको पूरा किया जा सके। निश्चित रूप से मैं वही कह रहा था। तो जिस तरीके से योगी, और एक अच्छा सेनापति वही होता है कि जो मुसीबत में और जिसको कहते हैं जो संकट के अंदर स्वयं जो अगर अपने सीने से सीना अड़ा के चले, वो अच्छा सेनापति होता है। यानी कि रिस्क उठाए बिना इश्क नहीं होता है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने
इस बार ये जो अपने आप को एक जिसको कहते हैं कि एक कठिन मोर्चे के ऊपर लगाया है, तो ये इस चीज को प्रमाणित करता है कि योगी आदित्यनाथ जी एक जिसको कहते हैं आत्मविश्वास से लबरेज, और जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश के अंदर योगी जी की राजनीति की एक अलग पहचान बनी है, कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज को प्रमाणित किया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज ये है सुनील जी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि भाई इनके आपसी मतभेद, और ये देखिए ये ज्यादा महत्व नहीं रखता उपचुनावों के अंदर, क्योंकि उपचुनावों के अंदर मैंने आपको क्या कहा कि उपचुनावों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि उपचुनावों के अंदर जिस तरीके से वोट प्रतिशत न्यूनतम होता है, और भारतीय जनता पार्टी, आप ये मान के चलिए कि इनकी लड़ाई, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा समाजवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो उनकी गिनती 26 से शुरू होती है। 25% वोट उनके धर्म के हैं और 26 से उनकी गिनती शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा फोकस और प्रयास करना पड़ेगा कि मत प्रतिशत सबसे ज्यादा बढ़े, अन्यथा कहीं ना कहीं समझ लीजिए उपचुनाव का जो संदेश जाएगा, ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और जिस तरीके से फिर भारतीय जनता उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर एक भूचाल आया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बोल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं दोबारा से उसके अंदर एक समझ लीजिए वो पानी के अंदर हलचल शुरू हो जाएगी अगर इन चुनावों का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षित नहीं आया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब इन चुनावों के ऊपर, ठीक है, लेकिन एक सवाल निरंजन जी एक सवाल और, मायावती की एंट्री बाय इलेक्शंस में क्या इक्वेशंस तो बिगाड़ेगी दलित वोट की, और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए चिंता भी बढ़ा सकती है, उनकी हार्ट बीट को बढ़ाएगी मायावती की एंट्री? देखिए सुनील जी, कई बार क्या मैंने आपको क्या कहा कि कई बार 2 और 2 4 होता है, कई बार 2 और 2 5 भी होता है और 2 और 2 4 भी होता है। वो इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनावों के अंदर मायावती जी ने अपने कैंडिडेट दिए और तमाम सीटों के ऊपर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से मायावती जी चुनाव अपने कैंडिडेट नियुक्त कर रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आप चुनाव परिणामों को उसके बाद में परिणामों को अगर आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एसेट की बजाय लाइबिलिटी साबित हुई। अब ये ठीक है सर, समय नहीं, मेरे पास डिबेट अंतिम छोर में जा रही है सर। किसको दे रही ठीक है भारतीय जनता पार्टी टिकट, किसको दे रही है, ठीक है, उसके बाद ठीक है सर, ठीक है। निरंजन जी फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। देखिए सुनील जी, मेरा ये मानना है कि अभी जो 10 सीटों के ऊपर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट कौन कैंडिडेट को उतारती है, टिकट किसको देती है, समाजवादी पार्टी किनको टिकट देती है और बहुजन समाज पार्टी किनको टिकट देती है। और ये जो चुनाव है, ये निश्चित रूप से तीनों पार्टियों की राजनीतिक भविष्य की एक दिशा और दशा दोनों चीज एग्जैक्टली आगे चलकर 27 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मुताबिक, क्योंकि अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इसके समझ लीजिए विनिंग पोजीशन में रहती है, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, उसका कैडर और उसका एक ठीक है सर, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अशोक जी आपका, राजेश जी आपका, निरंजन जी आपका।